आज हम भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे और मैंने ये वीडियो जो है 2 पार्ट के लिए बनाया है, क्योंकि इस पर चर्चा करने में समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट किया है। और आप लोगों से ये निवेदन है कि अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए हम चर्चा करते हैं संविधान के स्रोत पर। कोई चीज तभी पूर्ण मानी जाती है जब वो 100% होती है, तभी वो कंप्लीट मानी जाती है जब वो 100% होती है। इसी तरह से अगर हमारा संविधान अगर वो तभी कंप्लीट माना जाएगा जब वो 100% होगा। लेकिन हमारे संविधान का 75% हिस्सा जो था वो 1935 के अधिनियम से लिया गया। करीब 250 अनुच्छेद ये 1935 के अधिनियम से लेके हूबहू हमारे संविधान में रख दिए गए, और बाकी जो 25% हिस्सा था उसको जो है 10 देशों से नकल किया गया, जिनमें से ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, दक्षिण अफ्रीका, पूर्व सोवियत संघ, जर्मनी इत्यादि देश थे। और ये मिला के तब हमारा संविधान 100% हुआ, जिसको हम कंप्लीट संविधान कहते हैं। तो ये जो 25% लिया गया जिन देशों से, तो हम उनके बारे में चर्चा करेंगे कि किन देशों से क्या क्या हमारे संविधान में शामिल किया। सबसे पहले हम चर्चा पे आते हैं और वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमारे संविधान में क्या शामिल किया गया, इसकी चर्चा करने से पहले हम आपको ये बता दें कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। वहाँ का संविधान लिखा नहीं है, लेकिन वहाँ एक बच्चे को भी पता है। भारत का संविधान लिखित है और सबसे व्यापक है, लेकिन यह कुछ बुद्धिजीवी वर्ग, कुछ पढ़े लिखे लोगों, कंपटीशन देने वाले कुछ वकीलों को छोड़ के बाकी जो है जनता को पता ही नहीं। तो क्या कारण है कि जिस देश का संविधान लिखित है, सबसे विस्तृत है, लेकिन वह सबको नहीं पता है, और जिस देश का संविधान लिखित नहीं है लेकिन वो सबको पता है? इसका मेन कारण है कि ब्रिटेन का संविधान रूढ़ियों और प्रथाओं पे यानी कस्टम पे आधारित है। अब प्रथाएं बनती कैसे हैं? उदाहरण के तौर पे हम आपको बता दें कि जैसे एक दिन एक महिला गई और उसने सड़क के किनारे खड़े एक पेड़ के नीचे एक लोटा जल गिरा दिया। आसपास की महिलाओं ने देखा, अगले दिन वह भी उनके साथ डालने लगी। 2-4 दिन, 10 दिन, महीने बीते तो ढेर सारे लोग वहां जल देने लगे। कुछ लोगों ने वहां एक मूर्ति रख दी। बाद में वहां दुकान वाले अपनी दुकानें सजाने लगे। कुछ लोगों ने वहां चंदे की रसीद काट के एक मंदिर बना दिया और धीरे धीरे उसको मान्यता दे दी गई। तो कस्टम जो है इसी तरह से बनता है और उसको जो है मान्यता दे दी जाती है। इसी तरह से ब्रिटेन का संविधान, जब कोई नियम ब्रिटेन की अधिकांश जनता धीरे धीरे प्रचलन में लाने लगती है, तो वहाँ के न्यायालय उसको मान्यता दे देते हैं। तो इसलिए वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को उसका पता होता है। अब हम आते हैं, चर्चा करते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली जो ब्रिटेन से ली गई। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली गई, और संसदीय शासन प्रणाली का तात्पर्य हुआ कि ब्रिटेन में 2 सदन है। पहला हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। हमारे यहाँ भी ब्रिटेन की तरह से 2 सदन रख दिए गए, और वो था हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तर्ज पे राज्यसभा और हाउस ऑफ कॉमन्स की तर्ज पे लोकसभा। इसके बाद एकल नागरिकता। संविधान में एकल नागरिकता को भी शामिल किया गया, और ये हमारे संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में है कि अगर कोई व्यक्ति भारत के किसी भी हिस्से का नागरिक है तो वह संपूर्ण भारत का नागरिक होगा। लेकिन इस नियम का एक अपवाद था, और वो था जम्मू कश्मीर।
भारत के लोग जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं माने जाते थे। जम्मू कश्मीर के नागरिक भारत के नागरिक तो माने जाते थे, लेकिन भारत के नागरिक जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं माने जाते थे। लेकिन 2019 में भारत सरकार ने एक विधेयक पारित करके अनुच्छेद 370 और 35A के माध्यम से इस प्रतिबंध को भी हटा दिया। अब वहां के भी भारत के संपूर्ण नागरिक अब जम्मू कश्मीर के भी नागरिक माने जाएंगे और जम्मू कश्मीर के भी नागरिक संपूर्ण भारत के नागरिक माने जाएंगे। दूसरा हम आते हैं विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया ये भी जो है हमारे संविधान में अनुच्छेद 107 से लेके 111 तक में वर्णित है कि कैसे कैसे कानून को बनाया जाएगा, यानी संसद के दोनों सदन किस बहुमत से पास करेंगे, कब संयुक्त बैठक करेंगे और कब राष्ट्रपति उस पर अनुमोदन देंगे। तो इस सारी प्रक्रियाओं का वर्णन जो कि ब्रिटेन के संविधान में था तो हमारे भी संविधान में शामिल कर लिया। इसके बाद अब आते हैं, नेक्स्ट है संसदीय विशेषाधिकार। संसद के सदस्यों को अनुच्छेद 105 में विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। यानी अगर वो संसद में अगर अपनी बात को किसी भी तरीके से रख सकें, इसलिए उनको वाक स्वातंत्र दिया गया है और उनके संसद में किए गए किसी भी बात के लिए किसी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता और ये संसदीय विशेषाधिकार है। नेक्स्ट आता है मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। यहाँ मंत्रिपरिषद जिसका प्रधानमंत्री होता है और वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मंत्रिपरिषद का कोई भी मंत्री लोकसभा में अगर कोई विधेयक पेश करता है और अचानक विपक्ष उस विधेयक पे मतदान की मांग करता है और मतदान में वह विधेयक पराजित हो जाता है, तो इसका जो है अर्थ ये होगा कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद को, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, इस्तीफा देना होगा और सरकार भंग हो जाएगी। 6 महीने के बाद नया चुनाव कराना। लेकिन अगर यही काम राज्यसभा में होता है तो सरकार के ऊपर कोई असर नहीं होता। तो मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत ब्रिटेन के संविधान में था, इसलिए यहाँ भी रख दिया गया। अब हम आते हैं संविधान के दूसरे स्रोत अमेरिका। अमेरिकन संविधान से लिया गया सबसे पहले मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और ये हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत रखा गया है। इसकी चर्चा हम मूल अधिकारों की जब करेंगे तो उसमें करेंगे। और मूल अधिकारों के बारे में हम आपको बता दें कि जिस समय सिंधु घाटी की सभ्यता थी उस समय नागरिकों के पास व्यापक मूल अधिकार थे। बाद में आर्य सभ्यता आई, उस समय भी नागरिकों के पास व्यापक मूल अधिकार थे, क्योंकि सभा और समितियां ही जो है राजा का चयन करती थी। लेकिन राजा ने धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा ली। राजा ने जनता से कहा कि हमें जो है आपकी रक्षा के लिए नियमित सेना की जरूरत है, तो इसके लिए आपको अधिक टैक्स देना होगा। जनता ने उसको स्वीकार कर लिया। राजा के पास नियमित सेना हो गई। राजा ने कहा कि हमें कभी कभी जो है युद्ध पे बाहर जाना पड़ता है और ऐसे समय हमें आपकी चिंता रहती है, तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए दुर्ग बना दें ताकि युद्ध के समय आप लोग उसमें सुरक्षित रहें, लेकिन इसके लिए भी आपको कुछ टैक्स देना होगा। जनता ने सोचा ये तो हमारे भलाई के लिए बात हो रही है, उसने उसको भी स्वीकार कर लिया। राजा के पास दुर्ग भी हो गया, सेना भी हो गई। इसके बाद राजा ने कहा कि देखिए कभी कभी लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, नियम तोड़ रहे हैं, तो हम एक कानून बनाएंगे। अगर मैं तोड़ूंगा तो मैं भी दंड पाऊंगा और आप लोग तोड़ेंगे तो आप भी पाएंगे। जनता ने सोचा कि ये तो हमारे भी भले के लिए है और अपने भी भले के लिए है। जनता ने उसको भी स्वीकार कर लिया। अब राजा के पास कानून भी हो गया। उस समय राजा जो है इस कदर अनुशासित था कि वह स्वयं कभी कोई नियम नहीं तोड़ता था। उदाहरण के तौर पे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम,
बाद में क्योंकि राजा का पद आनुवंशिक नहीं था, राजा जो है जनता के बीच से चुना जाता था, तो राजा ने ये प्रस्ताव रखा कि देखिए आप में से लोग भिन्न भिन्न व्यवसायों में लगे हुए हैं और मेरे बाद जब वो राजा बनेंगे तो उनको फिर अलग से ट्रेनिंग लेनी होगी, लेकिन मेरे लड़के को मैंने बचपन से राजा की ट्रेनिंग दिया है, अतः अगर वह मेरे बाद राजा बनेगा तो वो मेरे जैसा शासन करेगा। जनता ने देखा था राजा के लड़के को, वह भी उस समय अनुशासित था और वैसा ही राजा जैसा व्यवहार करता था, तो उसने उसको भी तथास्तु कह दिया। अब राजा का पद भी आनुवंशिक हो गया। इसके पश्चात राजा ने कहा कि देखिए कभी कदार हम आपकी भलाई के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं, लेकिन कभी कदार हमसे भी गलती हो सकती है, तो चूंकि मैं ईश्वर के बाद इस धरती पे आपके लिए निष्पक्ष भाव से सेवा करता हूं, तो इसलिए राजा जो है धरती पे ईश्वर का दूत है और उसका उत्तराधिकारी है, इसलिए राजा को कोई दंड नहीं दिया जा सकता। जनता ने उसे भी स्वीकार कर लिया और राजा ने अपने दंड से अपने आप को मुक्त कर लिया। अब राजा का पद आनुवंशिक, राजा को उन्मुक्ति मिल गई दंड से। धीरे धीरे राजा ने जनता के ऊपर कठोर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए और एक दिन शोषण करते करते उसने जनता के ढेर सारे मूल अधिकारों को छीन लिया। फिर मध्यकाल आता है, तुर्कों का आक्रमण होता है, फिर मुगल काल आता है। उस समय तक जनता के व्यापक मूल अधिकारों का हनन किया जा चुका था और उनसे अनेक जबरदस्ती जो है कर लिए जाते थे, यहाँ तक कि पूजा के लिए भी कर लिया जाता था, जिसे जजिया कहा जाता था। इसके बाद अंग्रेजों का शासन आया। अंग्रेजों ने जो है, चूंकि पूरे विश्व पे शासन था, भारत उनका गुलाम था, इसलिए उन्होंने जो है उनके सारे मूल अधिकार करीब करीब छीन लिए। अगर आप देखें आईपीसी वगैरह में तो ढेर सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि अगर कोई भारतीय नागरिक सड़क पे जा रहा है और 10 रुपए का नोट गिरा हुआ है और वह उसको नहीं उठाता है, चुपचाप चला जाता है, तो उसके लिए भी दंड की व्यवस्था थी। तो इस तरह से ब्रिटिश शासन तक आते आते मूल अधिकार पूरे वर्ल्ड में समाप्त प्राय हो गए थे। उसी दौरान ब्रिटेन में 1215 में वहां का एक शासक था जॉन सेकंड, जो बहुत ही अत्याचारी और निरंकुश शासक था, जिसके अत्याचारों से दुखी होकर जनता ने बगावत कर दी और अंत में राजा को जनता से समझौता करना पड़ा और उस समझौते के अंतर्गत उसे एक अधिकार पत्र पे सिग्नेचर करने पड़े और उसका परिणाम ये हुआ कि उसमें पहली बार कुछ मूल अधिकारों की बात कही गई थी और वह मूल अधिकारों के संबंध में पहला अधिकार पत्र था 1215 का, जिसको मूल अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत में कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी ने मूल अधिकारों की बात उठाई थी और जब संविधान सभा का गठन किया गया तो मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया और उस दौरान लोगों ने कहा कि भारत की 70% से अधिक की जनता जो है वो अशिक्षित है और आप उनको इतने व्यापक मूल अधिकार दे रहे हैं, तो जब उनको पता ही नहीं होगा तो अपनी रक्षा कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का प्रहरी बनाते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे के अध्यायों में करेंगे। इसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका भी अमेरिका के संविधान से लिया गया और ये अनुच्छेद 124 से लेके 147 में वर्णित है, जिसकी चर्चा आगे की जाएगी। इसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि जब कभी कोई ऐसी सरकार जिसका राज्यसभा लोकसभा दोनों में 2/3 बहुमत हो, राष्ट्रपति भी उसी पार्टी का हो
और वह कोई ऐसा कानून पास कर दे जो नागरिकों के मूल अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी व्यक्ति या संस्था सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में जा सकती है। अगर राज्य सरकार ने बनाया है तो हाई कोर्ट में, और केंद्र सरकार ने बनाया है तो सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट जो है और हाई कोर्ट उस कानूनों को चेक करेगा। अगर वो यह देखता है कि वह जो है मूल अधिकारों का हनन कर रहा है तो वह उसे रद्द कर सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे भारतीय दंड संहिता की धारा 377, जिसमें समलैंगिक विवाह को अपराध घोषित किया गया था, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। इसी प्रकार आईपीसी की धारा 497 को भी जो है, जो जारता से संबंधित था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया। अब हम आते हैं उपराष्ट्रपति का पद। चूंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है और सारी कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं, इसलिए उसका पद कभी खाली नहीं रहता। तो ऐसी कंडीशन में यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे या महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया, जो अनुच्छेद 63 से लेके 70 तक में वर्णित है। ताकि जैसे ही उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, उपराष्ट्रपति को उसका चार्ज दे दिया जाता है और उस दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उसके वेतन भत्ते और सारी सुविधाएं उसको मिलती हैं। इसके बाद हम आते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। कभी कभी हो सकता है कि राष्ट्रपति इतना तानाशाह हो जाए कि वह संसद की अवहेलना करने लगे, संविधान की अवहेलना करने लगे, तो ऐसी कंडीशन में उसके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे धन विधेयक की प्रक्रिया है। धन विधेयक जो है, अगर राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो ज्यादा से ज्यादा 14 दिन रोक सकता है, अगर उसने धन विधेयक को 14 दिन से ज्यादा रोका तो ये संविधान का उल्लंघन होगा और उसके खिलाफ जो है महाभियोग लाया जा सकता है। अब हम आते हैं तीसरे स्रोत आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति के निर्देशक तत्व लिए गए। राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है, ये भारत के शासक वर्ग यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए गाइडलाइंस हैं कि जब भी वो चुन के आएंगी निर्वाचित होके, तो वह इनका पालन करेंगी, जो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। और देश को गणतंत्र हुए 70 साल से ऊपर हो गए, लेकिन अभी कुछ ऐसे निर्देशक तत्व हैं जिन्हें लागू नहीं किया गया, जैसे समान सिविल संहिता जो अनुच्छेद 44 में है। इसके बाद आते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसमें संविधान का अनुच्छेद 54 जो है, ये कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। तो इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट आता है जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हैं। अगले पे हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। प्रस्तावना को हमारे संविधान में संविधान की कुंजी कहा गया है। यानी अगर किसी देश के संविधान को जानना हो तो आप सबसे पहले अगर उसकी प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उस देश के संपूर्ण ढांचे को आप जान जाते हैं। तो प्रस्तावना की भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और हमारे संविधान में प्रस्तावना की जो भाषा है वो हम भारत के लोग से शुरू होती है और इसका लास्ट वर्ड जो होता है कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शेष
शुक्ला सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारे प्रस्तावना की भाषा है जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और इसका पहला वाक्य हम भारत के लोग, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से लिया गया है, क्योंकि उसका भी जो पहला वाक्य है हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, उससे ही शुरू होता है। नेक्स्ट हम आते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से पहली अनुसूची केंद्र सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। तो केंद्र पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य पे राज्य सरकार और समवर्ती पे केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। अगर उनमें से आपस में मतभेद हो तो केंद्र का मान्य होता है, राज्य का मान्य नहीं होता। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रांस गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। अब हम इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लें कि गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली जो है वो फ्रांस के संविधान से ली गई, लेकिन हमारे अगर आप इतिहास में आते हैं तो हमारे यहाँ प्राचीन काल में ही, अगर ऋग्वैदिक काल में जाते हैं तो सभा और समितियां नाम की 2 संस्थाएं थी जो राजा का चयन करती थी। इसके बाद अगर हम आते हैं 16 महाजनपद में, तो वहाँ लिच्छवी गणराज्य था और साथ ही साथ मल्ल गणराज्य भी था, जहाँ राजा का चुनाव जनता करती थी। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य था, जहाँ पे स्थानीय स्वशासन था, जहाँ जो स्थानीय स्तर पे लोग अपना मुखिया स्वयं चुनते थे। लेकिन हमारे संविधान में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को फ्रांस के संविधान से लिया गया। हमने इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया है और इसका पार्ट 1 आपके सामने है, पार्ट 2 हम एक आध दिन में अपलोड कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।